Assalamualaikum. This is Ikra Beg here, your same tutor. Welcome to my YouTube channel Ikra Beg's Biology. Today we have to discuss class 9th biology chapter number 2, that is solving a biological problem, and it is the last topic we are discussing of chapter number 2, that is data organization and analysis. सो एंड सो फॉर हमने पूरे चैप्टर के अंदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को एक्सेस करना देखा कि कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है. देन फर्दर थ्रू बायोलॉजिकल मेथड हमने उसको कट डाउन करना सीखा कि किस तरह से उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को इन डिफरेंट स्टेप्स अकॉर्डिंगली हमने लेके चलना है और फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हुए उसका सोल्यूशन निकाल लेना है. तो अब हम जब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में भी एक्सपेरिमेंटेशंस की बात की थी, तो देयर वर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाइपोथेसिस व्हिच आर बीइंग अंडरटेकन थ्रू आउट द कोर्स ऑफ एनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. तो बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है. डाटा बेसिकली क्या है? ये सारी इंफॉर्मेशन है जो हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट के थ्रू आप एक्सपेरिमेंटेशन करके निकाल रहे हैं. ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन है. दैट कुड बी एनीथिंग, ये कोई भी फिगर्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है. ये आपका डाटा है जो रॉ फॉर्म में आपने इकट्ठा कर लिया. नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ कि यू हैव बायोलॉजिकल प्रॉब्लम टू कैलकुलेट द होल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान. तो आप क्या करते हैं कि आप पूरा डाटा इकट्ठा कर लेते हैं. 22 करोड़ आपके पास वहाँ में आप पूरा डाटा इकट्ठा करते हैं उसका, लेकिन रॉ फॉर्म में है वो डाटा. अभी तक वो इन्फॉर्मेशन आपके पास रॉ फॉर्म में मौजूद है. जब तक आप उसको पहले मेल फीमेल के हिसाब से डिस्टिंग्विश करते हैं, फिर आप उनको प्रोविंसेस के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर प्रोविंसेस में देखते हैं कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, फिर आप देखते हैं कि एक फैमिली में कितने मेल फीमेल्स चल रहे हैं, कितने एम्प्लॉयड हैं कितने अनएम्प्लॉयड हैं. तो ये सारा क्या है? ये डाटा के ऊपर आप मुख्तलिफ एनालिसिस कर रहे हो. डाटा आप एक तो ऑर्गेनाइज करते जा रहे हो और उसके ऊपर मुख्तलिफ अपने एनालिसिस के जो पैटर्न है उनको फिक्स करते जा रहे हैं. तो डाटा ऑर्गेनाइज करना है आपने फॉर्मुलेशन, जब आपने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया और उसको टेस्ट किया, उसके बाद आपके पास डाटा कलेक्ट हुआ. डिफरेंट मेथड्स के थ्रू आप डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं. अब आपने वो मेथड्स भी डिफाइन करने होते हैं कि मैं किन मेथड्स के थ्रू डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ. या तो मैं किसी डिजीज के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मैं हॉस्पिटल जाके उसका सारा डाटा ले रहा हूँ, या मैं लेबॉर्ट्रीज के थ्रू उसके जो टेस्ट हो रहे हैं उसका डाटा ले रहा हूँ, या मैं ऑल ओवर पॉपुलेशन में देख रहा हूँ कि उसका क्या रेशो जा रहा है. ठीक, तो उस सारे डाटा को मुझे ग्राफिक्स के थ्रू शो करना पड़ता है. ग्राफिक्स का क्या मतलब है कि टेबल्स में या फ्लो चार्ट्स में या मैप्स नक्शों की शक्ल में. अगर हम फिजिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं किसी भी के, हमने देखना हो मैप्स कब शो करेंगे, हमने देखना हो कि पूरी वर्ल्ड में जो डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स हैं वो किस किस रेशो से प्रेजेंट है. अगर मैं स्पैरो की बात करूं तो वो कितनी काइंड्स की हैं और ज्योग्राफिकली वो कहाँ कहाँ किस किस जगह लोकेट करती हैं, और फर्दर मुझे सारे डायग्राम्स भी शो करनी है उसकी. तो ये सारा क्या है? डाटा ऑर्गेनाइज करने के डिफरेंट मेथड्स हैं. ठीक, अब डाटा तो ऑर्गेनाइज हो जाता है हमारे पास, हम टेबल्स भी बना लेते हैं, फ्लो चार्ट्स भी बना लेते हैं, इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपने हिसाब से. हर कोशिश साइंटिस्ट करके ये सारा कुछ बना के उसके पास डाटा ऑर्गेनाइज कर लेता है. अब मेजर टास्क आता है डाटा एनालिसिस का. डाटा एनालिसिस बहुत बड़ी फील्ड बन गई है इस वक्त. इसमें बायोलॉजिकल डाटा एनालिसिस भी है, फिजिकल डाटा एनालिसिस में ये बहुत बड़ी फील्ड है इस वक्त, जिसमें पूरी ऑल ओवर द साइंसेस डाटा एनालिसिस करती हैं अपनी. ऑल ओवर साइंसेस में कंप्यूटर तक में डाटा एनालिसिस होते हैं. तो क्या करते हैं डाटा एनालिसिस जब हाइपोथेसिस प्रूव या डिसप्रूव हो जाती है एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू, तो डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड लगाए जाते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स किए हमने डिफरेंट. अगर तो हाइपोथेसिस प्रूव हो रही है तो उसके ऊपर भी डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगते हैं जिसके थ्रू पता चलता है कि हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव कर रही है. ठीक, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव हो रही है. और अगर वो डिसअप्रूव भी हो रही है ना, तब भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू ही हम उसको डिसअप्रूव करते हैं. ये कोई ऐसी बात नहीं कि साइंटिस्ट रात को हाफ देखता है और सुबह उठ के कह देता है कि ये वाले स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगे हैं और इस तरह मैंने नहीं बात मानी, ये हर चीज गलत है. बिल्कुल आपको ऑन साइंटिफिक ग्राउंड उसका आंसर देना होता है, आपको स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगाने होते हैं. जो स्टैटिस्टिकल मेथड बहुत ज्यादा यूज होते हैं वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मेथड्स हैं. रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मेथड क्या है? रेशियो का मतलब है कि अगर कोई भी दो रैशनल नंबर्स आपस में क्वोशंट की शक्ल में लिख दिए जाएं, मतलब a डिवाइडेड बाय b लिख दिया जाए, तो ये एक दूसरे की रेशियो में, इट मींस a इज टू रेशियो b. ठीक है,
ए की रेशो बी के साथ, मतलब 1:3 भी हो सकता है, कोई भी रेशो हो सकती है वो, इसको हम रेशो कहते हैं कि ए का रिलेशनशिप बी के साथ क्या है, ठीक, ये होगी रेशो, ठीक। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं प्रोपोर्शन की। तो प्रोपोर्शन क्या होता है, जब आप इक्वल रेशोज को इक्वालिटी के थ्रू एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं तो उसे प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे कि ए रेशो बी था इक्वल टू सी रेशो डी, मतलब ये वाली जो रेशो है ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी है, ठीक, ये चीज प्रोपोर्शन को शो करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई 3 वैल्यूज मौजूद होती हैं तो यू कैन फाइंड फोर्थ वन, आपको फोर्थ वैल्यू का खुद ही पता चल जाता है, ठीक। तो इसके लिए मैं एग्जांपल क्या दूंगी कि आपने खुद देखा कि अगर मेरे पास, मैं एक आपकी बुक की एग्जांपल है, वो कहता है कि 100 स्पैरोज हैं, उसको मैंने हेल्दी स्पैरोज हैं, उनको इन्फेक्टेड मॉस्किटो के थ्रू बाइट कराया है। अब मुझे नहीं पता कि उनमें से कितने इन्फेक्ट हो जाएंगे, लेकिन मैंने पीछे एक एक्सपेरिमेंट किया था, ये मेरा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, ये मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 किया था एक। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैंने क्या किया था कि 20 स्पैरो, मतलब 20 चिड़ियां थी मेरे पास, उनको मैंने इन्फेक्ट कराया था मॉस्किटो के थ्रू, मॉस्किटो बाइट के थ्रू। तो उनमें से जो 14 थी ना, उनमें मलेरियल इन्फेक्शन हो गया था। इसका मतलब है कि मेरे पास पहली एक रेशो बन गई है 14:20, मतलब अगर 20 चिड़ियां थी टोटल, तो उसमें से 14 जो थी वो इन्फेक्ट हो रही थी। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि 100 में से कितनी इम्पैक्ट होंगी, ठीक, ये नहीं मुझे पता। तो मैं क्या करूंगी, 14:20 एक रेशो है इज इक्वल टू x रेशो 100। अब आपके पास 3 वैल्यूज मौजूद है एंड यू कैन कैलकुलेट द फोर्थ वन। 14 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 100। तो आपके पास 14 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 इज इक्वल टू x। तो आएगा आपके पास तो 14 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20 एंड 5 1 5 6 7, तो अप्रोक्सीमेटली 70 स्पैरोज जो हैं। इस रेशो को अगर देखा जाए, हमारे पास जो पहली रेशो है, अगर उसकी प्रोपोर्शनैलिटी चेक की जाए सेकंड रेशो के साथ, तो आउट ऑफ 100 70 विल बी इन्फेक्टेड। अब हम ये तो मेरे पास एनालिसिस आ गया ना, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मैंने कर लिया। अब मैं एक्सपेरिमेंटली भी देखूंगी कि क्या 70 होते हैं या नहीं, और लगभग इसी के आगे पीछे होती है, मतलब 70 ही होती है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल मेथड बड़े सेफ होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से एक वे आउट प्रोवाइड करते हैं साइंटिस्ट को, ठीक। अब बहुत सारे बच्चे जो बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं ना, उनका ख्वाब होता है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैथ नहीं पढ़ा तो शायद मैथ होगा ही नहीं, लेकिन मैथ के बगैर बायो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये एक इंटेग्रल पार्ट है, बहुत जरूरी हिस्सा है। आप क्या करते हो, आपने देखा कि मेरे पास पूरी 22 करोड़ की आवाम में से 10 करोड़ जो है वो आदमी हैं, तो 10 करोड़ क्या है, दैट इज अ मैथमेटिकल टर्म। तो आप बगैर मैथ्स के चल ही नहीं सकते। तो इसके लिए जो है कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स थी, जैसे हमारे पास प्रोटीन का कोई स्ट्रक्चर आ जाता है, वायरस आ जाता है। अगर हम कोविड-19 की ही बात करते हैं, कोरोना वायरस की ही बात करते हैं, तो हमें कैसे पता चला कि उसका जो जीनोम है वो पहले वाले मौजूद जो उसके स्ट्रेन है उससे कितना डिफरेंट है, कितना मिलता जुलता है, विरुलेंसी क्यों है। तो ये सारी हमने जीन फाइंडिंग्स की थी, ठीक है। और प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमें मालूम हुआ था कि अच्छा उसके जो जीन्स है वो मिलके एक ऐसी प्रोटीन बना रहे हैं जो बहुत विरुलेंट है और ह्यूमन के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रख रहे हैं, ठीक है। और फिर प्रोटीन के साथ क्या ताल्लुक है, ये सब कुछ हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू पता करते हैं, ठीक है। ये सारा स्टैट लगता है, सारा मैथ लगता है इसके ऊपर। और अगर ये सारा स्टैट हम कंप्यूटर के थ्रू, मतलब कंप्यूटेशनल मेथड्स के थ्रू लगाएं, तो इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। ये बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी की फर्दर इक्विप्ड ब्रांच है, जिसमें क्या करते हैं कि जितने स्टैटिस्टिकल मेथड की हम थ्योरेटिकली बात कर रहे थे, उन सबको कंप्यूटर्स के थ्रू आपके डाटा के ऊपर लगाया जाता है। कंप्यूटेशनली ये सारा काम होता है। क्यों? क्योंकि जब आप ह्यूज पॉपुलेशंस की या ह्यूज एक्सपेरिमेंटेशन की बात कर रहे होते हैं, तो इट इज़ नॉट फिजिबल कि साइंटिस्ट एक एक जो है वो ऑब्जर्वेशन या एक एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आ रहा है उसको खुद राइट अप करे। वो क्या करता है, वो डाटा फीड अप करता है और स्टैटिस्टिकली उसके पास ग्राफ्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स बन के आ जाती हैं और उसको पता चल जाता है कि अच्छा दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट प्रेजेंट वायरसेस एंड नाउ दिस इज द न्यू या नोवल वन, ठीक है।
सो दिस इज ऑल अबाउट, अब आप खुद हिसाब लगाएं कि एक्सपेरिमेंटेशन के बाद डाटा ऑर्गेनाइज करना कितना बड़ा काम है, डाटा एनालाइज करना कितना बड़ा काम है, और कंप्यूटेशनल एनालिसिस जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू आप उसके ऊपर लगा रहे हैं वो कितनी ज़रूरी हैं। ये सारा प्रोसीजर करने में ईयर्स लग जाते हैं, ईयर्स लगते हैं साइंटिस्ट को, तो इसीलिए ये बहुत लेबोरियस काम होता है बायोलॉजिकल मेथड को स्टडी करना थ्रू डिफरेंट स्टेप्स। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है मैं अभी बोल रही हूँ कि मैंने ये पहले ऑब्जर्वेशंस की, फिर ये किया तो मैं जो है इजीली हम लोग डाटा एनालिसिस तक पहुँच गए, लेकिन साइंटिस्ट को डाटा एनालिसिस तक आने के लिए बहुत लंबा अरसा दरकार होता है। तो अगर आप में से कोई बायोलॉजिकल साइंटिस्ट या बायोलॉजी की किसी फील्ड में फर्दर परसू करेगा अदर देन एमबीबीएस, तो वो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करेगा फर्दर। और बायोटेक्नोलॉजी की तो मेजर ब्रांच है बायोइन्फॉर्मेटिक्स, और ये टॉक ऑफ द टाउन है। जब से कोरोना वायरस इमर्ज हुआ है तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज द टॉक ऑफ द टाउन, क्योंकि इसके थ्रू ही आपको उसके जीनोमिक मैप्स और वो सारी स्टडीज़ और किस तरह से उसके ऊपर पीसीआर वर्क कर रहा है और ये सारा कुछ आपको इसी की वजह से पता चला है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। Thank you so much. Kindly subscribe my channel, press the bell icon to get all the new videos whenever I upload, and kindly like my videos, share my content with your fellows, and spread the knowledge as much as you can. Thank you so much.